हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 4th ऑफ अप्रैल। सो नया वीक लग चुका है और मंडे यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स रहा है उसके साथ साथ यहाँ पर हम अगले दिन आ चुके हैं एक नए एनर्जी के साथ में। और यहाँ आप देख सकते हो जो पहला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स, दैट इज न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो यूनियन कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल्स मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल, उन्होंने अनवील करा है नया अपडेटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो पहला बात तो 1 ईयर एग्जाम्स के लिए ये जो कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, पीयूष गोयल जी। और ये नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है इसके बारे में आइए देखते हैं। तो जो नया पॉलिसी है वो एम करता है कि ट्रिपल करने के लिए भारत का गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट होता है उसको हमें ट्रिपल करना है। कितना करना है? $2 ट्रिलियन बाय 2030, मतलब 2030 आते आते $2 ट्रिलियन। ठीक है, लगभग आप देखोगे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अपने आप में रफली 3.5 to 4 ट्रिलियन के आसपास का है। तो यहाँ हम सिर्फ एक्सपोर्ट से, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे हम 2 ट्रिलियन तक का बात कर रहे हैं बाई 2030 फ्रॉम एन एस्टिमेटेड करेंटली क्या है 760 बिलियन इन 2022-23। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें ग्रोथ करना है और ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है इंसेंटिव्स वगैरह एक्सपोर्टर्स को, और साथ साथ में फोकस करता है कि लोअर करा जाए कॉस्ट्स वगैरह फॉर स्मॉलर फर्म्स, जो छोटे फर्म्स हैं उनके लिए कॉस्ट कम किया जाए। और प्रॉमिस करता है स्विफ्टर क्लियरेंसेस, आसानी से क्लियरेंसेस भी मिल सके, मतलब सहूलियत हो बिजनेस करने में। पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करता है एमनेस्टी स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट के लिए ऑफ डिफॉल्ट इन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। मान लीजिए एक्सपोर्टर्स जो है वो डिफॉल्ट कर जाते हैं तो वन टाइम में वो पेमेंट भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। जो नया, क्योंकि वो कई बार बिजी रहते हैं काम में तो इस वजह से भी वो हो सकता है कि भूल जाए, तो उस चक्कर में थोड़ा सा उनका सहूलियत बढ़ाया गया है। नया जो पॉलिसी है उसमें कोई एंड डेट नहीं है और ये अपडेट किया जाएगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नो एंड डेट, यहाँ पे लिखा जाएगा कि मतलब हर फोर्टनाइट पे या मंथ के एंड में, तो वैसा कुछ नहीं है, नो एंड डेट है। और ये अलाउ करता है एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द इमर्जिंग वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो एंड इंडस्ट्री फीडबैक। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो इसी पॉलिसी के अंदर ओपन एंडेड स्कीम्स भी हैं जो सैंक्शन किए गए हैं टाइम बाउंड तरीके से। और जो नया पॉलिसी है वो फोकस करता है इंटरनेशनलाइजेशन करना ऑफ ट्रेड इन रूपीज। भारत जो है वो ज्यादा से ज्यादा अब यहाँ पर हम जो अपनी रूपी है, अपनी करेंसी है, उसमें हम दुनिया भर से ट्रेड कर सके, इससे रिलेटेड हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोग्राम्स चला रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये प्रमोट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि पहले वर्ल्ड बैंक निकाला करता था, और इसमें फोकस करा जाएगा इमर्जिंग एरियाज जैसे कि ई कॉमर्स, ठीक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और एक्सपोर्ट हब्स। इसके अलावा जो नई पॉलिसी है उसमें फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, इनको क्लियर किया गया है एज टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस। तो ये कुछ प्रमुख आप देखोगे शहर हैं जैसे कि फरीदाबाद हो गया, ठीक है, हरियाणा का, इसके अलावा मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, ये तीनों उत्तर प्रदेश के। तो इनको डिक्लेयर किया गया है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस। बहुत ही बेहतर काम फॉर अपैरल्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, हैंडमेड कारपेट के लिए और इसके अलावा दरी के लिए। जैसे जैसे शहर है वैसे वैसे उनका जो फेमस एक्सपोर्ट आइटम है वो रिलेटेड है, एंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कैटेगरीज रेस्पेक्टिवली। साथ साथ में नया जो पॉलिसी है वो डेयरी सेक्टर जो है वो एग्जेम्प्टेड रखा गया है इससे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेयरी सेक्टर को एग्जेम्प्टेड रखा गया है। तो ये कहेगा कि जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो सभी सेक्टर्स को कवर करता है, तो आपको वो स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देना होगा बिकॉज वहां पे डेयरी सेक्टर जो है वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो नया पॉलिसी है इसके तहत डेजिग्नेटेड जोन बनाया जाएगा जहां पे वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज होगी, मतलब स्टोरेज वगैरह के लिए। साथ साथ में आप देखोगे तो डिजाइन किया गया है कि वो हेल्प करे ई कॉमर्स को, जैसे कि स्टॉकिंग करने के लिए, कस्टम्स क्लियरेंस के लिए और रिटर्न्स प्रोसेसिंग के लिए। तो ये आपको, आई होप आपको जो नया पॉलिसी है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गमूसा के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन में एक न्यूली जो फॉर्म बांग्ला साहित्य सभा आसाम में है, उन्होंने एक हाइब्रिड क्रिएशन का इस्तेमाल किया, आसामीज गमूसा का और बंगाली गमछा का, ईच कट इन हाफ, और दोनों को एक साथ जोड़ा गया था, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। और इससे फैसिलिटेट किया गया गेस्ट्स को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स। इसके अलावा आप देखोगे तो गमूसा क्या है, इस पे सवाल बन सकता है। गमूसा एक यूनिक स्कार्फ है जो कि आसाम में सिर्फ पाया जाता है और इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया 2022 में।
गामोसा को फूलम गामोसा भी कहते हैं। गामोसा का मतलब ही होता है टावल, ठीक है, और ये कॉमनली असमीज घरों में इस्तेमाल किया जाता है डे टू डे अफेयर्स में। और ये हैंड वूवन होता है, रेक्टेंगुलर कॉटन पीस ऑफ क्लॉथ जिसमें रेड बॉर्डर्स होते हैं और डिफरेंट डिजाइंस एंड मोटिव्स, और ये एक्सपेंसिव मटेरियल से बना होता है जैसे कि असमीज पट सिल्क से। और ये आप देख सकते हो ट्रेडिशनली ऑफर किया जाता है एल्डर्स को और गेस्ट्स को एक रिस्पेक्ट के तौर पे असमीज लोगों के द्वारा। फार्मर्स और फिशर फोक जो है उसको बांध के चलते हैं अपने कमर में या अपने सिर पर काम करते वक्त। और इसके अलावा बिहू जो डांसर्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको बिहुवन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल बन सकता है। नेक्स्ट है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया है कि जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो एग्जेम्प्टेड किया गया है आरटीआई के क्वेरीज के दायरे से। मतलब अभी फिलहाल आरटीआई के दायरे में ये नहीं आएंगे। तो ये क्या है, सर्ट इन जो है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। पहला बात तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि सर्ट इन जो है वो कौन सी मंत्रालय के लिए अकाउंटेबल होगा, तो वो आपको पता रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ये नेशनल नोडल एजेंसी है रिस्पॉन्ड करने के लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को, और इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव है इंडियन साइबर स्पेस को सिक्योर करना। सर्ट इन जो है वो जनवरी 2004 से ऑपरेशनल है, ये भी ध्यान रखिएगा कि करंट नहीं है, जनवरी 2004 से ये जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कलेक्शन, एनालिसिस और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करता है, फोरकास्ट और अलर्ट करता है साइबर सिक्योरिटी से जुड़े इंसिडेंसेस के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी मेजर्स, ताकि जो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को हैंडल किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए, गाइडलाइंस इशू किया जा सकता है, ये सारी बातों को रिलेट करके है। नेक्स्ट है इंडियन आर्टिफैक्ट्स। अब जैसा कि आपने देखा होगा कई सारे आर्टिफैक्ट्स अभी चर्चे में हैं, तो इस वजह से इस टॉपिक के ऊपर भी सवाल डेफिनेटली बन सकता है। तो यूएस म्यूजियम ने रिपैट्रिएट किया है 15 स्टोलन इंडियन आर्टिफैक्ट्स को भारत भेजा है। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क जो है वो रिटर्न करेगा 15 एंटीकिटीज, ठीक है, मतलब एंटीकिट्स जो है वो पुराने सामानों से जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आफ्टर हैविंग लर्न्ड कि ये जो है वो इलीगली रिमूव कर दिए गए थे भारत से। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो एंटीकेट्स हैं जिसका नाम आप देखोगे तो 11th सेंचुरी का सैंडस्टोन अप्सरा है, जो कि एक सेलेस्टियल डांसर है मध्य प्रदेश की। तो 11th सेंचुरी सैंडस्टोन अप्सरा, और ये एक सेलेस्टियल डांसर है मध्य प्रदेश वाले रीजन से। फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा के यक्षिनी टेराकोटा जो कि वेस्ट बंगाल से मिला है, यक्षिनी टेराकोटा वेस्ट बंगाल से। और सेरामिक पॉट जो है वो एक, ठीक है, एक सेरामिक पॉट, एक टेराकोटा यक्षिनी जो होल्ड कर रही है क्राउन चाइल्ड को विद विजिटिंग पैरट, एक टेराकोटा यक्षिनी जो कि क्राउन चाइल्ड को ही ले रखी है, और चंद्र के टूगढ़ इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। वैसे आपको ये सारा याद नहीं रखना है, लेकिन मोटा मोटा हम आपको बता दे रहे हैं कि गॉड रेवांता रिटर्निंग फ्रॉम द हंट ऑफ 10th सेंचुरी, फिर परिकारा, ठीक है, आइवरी पैनल, कृष्णा एंड गोपीज के साथ में 17th सेंचुरी। जो मेजर है वो पूछा जा सकता है, कामदेव, स्टोन बस्ट ऑफ कामदेव जो कि गॉड ऑफ लव के नाम से भी जाने जाते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द 8th सेंचुरी। फिर श्वेतांबर एनथ्रोन्ड जीना जो कि बेसिकली आप देखोगे यक्ष और यक्षी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखोगे नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज प्रेसिडेंट इन यूएसए एंड इंडिया। तो इसकी बात कर लेते हैं। कंटेक्स्ट में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिक्ट किया गया है बाय अ मैनहट्टन ग्रैंड जूरी के द्वारा ऑन चार्जेस जो कि जुड़ा हुआ है पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द 2016 प्रेसिडेंशियल कैंपेन। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने वर्ल्ड अफेयर्स सेक्शन में एक वीडियो बना रखा है, वहां पे भी जाके देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के अरेस्ट से जुड़ा होने का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए। नाउ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात कर लेते हैं अगेंस्ट प्रेसिडेंट्स इन यूएसए एंड इंडिया। तो यूएसए और इंडिया आप देखोगे इम्यूनिटी क्या क्या मिलता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से। तो यूएस में सिटिंग प्रेसिडेंट को इंडिक्ट नहीं किया जा सकता या अरेस्ट नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, हालांकि फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को किया जा सकता है, ठीक है। जो सिटिंग है उनको नहीं हटाया जा सकता, लेकिन जो फॉर्मर है उनको इंडिक्ट किया जा सकता है। भारत में भी सेम ही है, आर्टिकल 361 के तहत बैठे हुए प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी दिया जाता है, लेकिन जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको बिल्कुल। जेल कन्विक्शन की बात कर लेते हैं ऑफ 2 और मोर इयर्स। अगर जेल होता है और कन्विक्टेड पाए जाते हैं उसमें 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए, तो कन्विक्टेड पर्सन कैन रन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड कैन इवन सर्व एज द प्रेसिडेंट। मतलब कि ऑल्दो अगर उनको 2 साल का जेल हो जाए या उससे ज्यादा का भी जेल हो जाए, स्टिल वो यूएस में प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। इंडिया के केस में कन्विक्टेड पर्सन कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट फॉर 6 इयर्स। जैसे अभी रिसेंटली राहुल गांधी, उनसे रिलेटेड भी हमने वीडियोस दिया है, क्यों उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, डिफेमेशन क्या है, सारी चीजों को, लिली थॉमस केस वगैरह सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। आप उन वीडियोस को भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं।
वहां पे हमने देखा कि भारत में अगर कोई कन्विक्टेड हो जाता है तो वो बेसिकली आप देखोगे तो 6 साल के लिए एलिजिबल नहीं रह जाता। नाउ कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, अगर इंपीचमेंट प्रोसेस होता है यूएसए और इंडिया में। पहले यूएसए की बात कर लेते हैं, किन बेसिस पे हटाया जा सकता है, तो ट्रेजन, देशद्रोही, ब्राइबेरी, या फिर बगड़ा कोई क्राइम, या मिसडिमेनर्स। ठीक है, ये इंपीचमेंट का ग्राउंड्स है। और हाउसेस कौन कौन से हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। कंपोजिशन तो सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके अलावा इनिशिएशन तो कोई भी मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का इंट्रोड्यूस कर सकता है रिजोल्यूशन इंपीचमेंट का। फिर इसके अलावा एनी मेंबर कैन इंट्रोड्यूस और द हाउस कैन वोट टू इंक्वायर। और नोटिस पीरियड जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। सिंपल मेजोरिटी से इंपीच किया जा सकता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और 2/3 सेनेट में, वहां की पार्लियामेंट में। प्रिसाइड्स, रोल ऑफ चीफ जस्टिस जो है प्रिसाइड करते हैं ट्रायल में। और इसके अलावा जो रोल ऑफ द प्रेसिडेंट है तो वो अपॉइंट कर सकते हैं डिफेंस लॉयर्स को। ये सारी बातें, खैर हमें अपने भारत के पर्सपेक्टिव से ज्यादा ध्यान रखना है, तो इंडिया के लिए आराम से देखते हैं। इंपीचमेंट की बात कर लेते हैं, तो ग्राउंड्स क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का अगर वो वायलेशन करते हैं एज पर आर्टिकल 61, तो हालांकि ये जो टर्म है अपने आप में संविधान में मेंशन नहीं है। इसके अलावा इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड बाय पीपल और राज्यसभा के इलेक्टेड बाय स्टेट असेंबलीज, इसीलिए आप मतलब देख सकते हो। साथ साथ आप देखोगे इंपीचमेंट चार्जेस जो है वो इनिशिएट कोई भी हाउस कर सकता है, जरूरी नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा में ही स्पेसिफिक कोई करेगा, कोई भी हाउस कर सकता है। 1/4 मेंबर्स जो है वो मतलब कहीं ना कहीं एक नोटिस सर्व करेंगे, 14 दिन का ये नोटिस पीरियड भी होता है। 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए वो इंपीचमेंट का। और रोल ऑफ चीफ जस्टिस का हमारे यहाँ कोई रोल नहीं है इंपीचमेंट प्रोसेस में। साथ साथ में प्रेसिडेंट इंपीचमेंट ट्रायल में भी कोई रोल नहीं निभाते हैं, और एक बार वो ऑफिस से हट जाएंगे, मतलब रेजोल्यूशन पास होते ही वो ऑफिस से उनको अपना त्यागपत्र सौंप देना होगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा डेली करंट अफेयर्स था 4 अप्रैल का। वीडियो बड़ा हुआ होगा लेकिन काफी कुछ आपको जानने को मिल रहा होगा, और दिन प्रतिदिन अगर आप सिंसियरली इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, आपका करंट अफेयर्स साथ साथ में स्टैटिक जो है वो बहुत बेहतरीन कवर हो रहा होगा। तो बस एंजॉय करिए, ये जो कंटेंट मिल रहा है इसको अप्रिशिएट करिए, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए, और मिलते हैं फिर अपकमिंग लेक्चर्स में क्वालिटी कंटेंट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ग्रेट वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।